तो अब मैं आ चुका हूँ तुम लोगों का दिमाग खराब करने, क्योंकि मेरा भी हो चुका है। जिन्वू के बेटे संग सुहो को देखकर आखिर कौन सा बच्चा चलने से पहले उड़ने लगता है एंड उसकी यही काली करतूतें देख, मेरा मतलब बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो उसकी लीला देख। जिन्वू उसकी पावर को सील कर देता है, या यूं कहूँ कि ये वो मेन रीजन नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे वजह हैं जिस वजह से जिन्वू को ये करना पड़ा, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी पावर को सील करके, जिस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले भी कई सारी चीजें होती है जिसमें से मेरी फेवरेट है, एक टाइम पर एंटारियस जिन्वू की बॉडी में होता है और डेंजर्स क्लियर कर रहा होता है। तो डायमेंशन क्रैक्स में बाकी मोनाज को मारने के बाद रूलर्स का मैसेंजर जिन्वू से मिलता है एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है कि रूलर्स खुश है, तुमने सारे मोनाज को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ अजीब हो रहा होता है। वहाँ अचानक से 3 क्रिमिनल आते हैं और खुद को प्रिजन में डालने के लिए कहते हैं, हमें जल्दी से प्रिजन में डाल दो, नहीं तो वो मॉन्स्टर हमें मार देगा। जिस पर वहाँ के ऑफिसर उससे पूछते हैं क्या कहा, एक मॉन्स्टर? और ये सुनकर वो क्रिमिनल थोड़े कंफ्यूज थे कि उन्होंने किसी मॉन्स्टर को देखा या फिर किसी शेडो को, जिस पर वो कहते हैं नहीं, वो शेडो हमें मार देगी। एंड इसी के साथ ये कंफ्यूजन पूरे पुलिस स्टेशन में था, आखिर ये तीनों किससे डर रहे हैं, किसी मॉन्स्टर या शेडो से। तभी वू जिन भी वहाँ आ जाते हैं जो वहाँ के डिटेक्टिव ऑफिसर हैं और वो कहते हैं जरूर इन्होंने कोई नई चीज ट्राई की होगी। बट ऐसा कुछ इन दिनों ने नहीं किया होता है क्योंकि बाकी के ऑफिसर्स ने वो टेस्ट पहले ही ले लिया होता है। जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स सोचते हैं चलो आज कुछ तूफान ही हो जाए, हम इन्हें 24 घंटे तक प्रिजन में नहीं डालेंगे और देखते हैं कौन माइका लाल इन्हें मारने आता है। जो आइडिया वो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, बट ऑलवेज मेजोरिटी विन, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एक हफ्ते बाद वैसे भी वो काले रंग का टिक्का हट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वो मैसेंजर जिन्वू से कह रहा होता है तुम्हें अर्थ को छोड़ना होगा, अर्थ तुम्हारी इस पावर को संभाल नहीं पा रही है। जब तुम यहाँ नहीं आए थे तब ये नॉर्मा सेलुनर छोटी मोटी भविष्यवाणियां कर अपना पेट भर रही थी। वहीं अब जब तुम अर्थ पर आ चुके हो तो ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर अपना बैंक भर रही है एंड इसकी सारी भविष्यवाणियां एकदम एक्यूरेट होती है। जो सुनकर जिन्वू कहता है अच्छा, अब जब मैंने सारे मोनाज को मार दिया तो अब रूलर्स मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और बेडस तरीके से मैसेंजर को घूरता है जिससे उसकी फट जाती है। एंड वो कहता है नहीं नहीं जिन्वू, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। एंड रूलर्स के मैसेंजर के वहाँ से जाने के बाद जिन्वू को इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग जाती है, ओवर थिंकिंग। और जिन्वू सोचने लग जाता है हर किसी का दुनिया में अपना अपना पर्पस होता है, जिसके खत्म होने के साथ उसका भी एंड हो जाता है। अब मेरा भी पर्पस खत्म हो चुका है जो था मोनाज को मारना, तो अब मुझे भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तभी उसके सामने वाली विंडो से चाही गुजरती है जो देखकर जिन्वू को नया पर्पस मिल जाता है, जो था अर्थ पर रहकर अपनों के साथ रहना। जबकि उधर उन क्रिमिनल्स के भी 24 आवर्स पूरे हो चुके हैं एंड वो सब अभी एक बंद पड़े वेयर हाउस में। तभी 2 डिटेक्टिव दीवार से जाकर टकराते हैं और ऑब्वियसली उन्हें फेंका होता है शेडो सोल्जर्स ने, जिसके बाद वो उन तीनों क्रिमिनल्स की बैंड बजा देते हैं। एंड मुझे फील हो रहा था कि मैं कोई स्लेशर एनिमे देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सीन ही कुछ ऐसा हो रहा था। वो शेडो सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को मारकर खुश हो रहे थे एंड ये सब वो जिन अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे। एंड मैं तुम्हें बता दूं, वो जिन उन शेडो सोल्जर्स की हंसी कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम आ जाते हैं वापस से जिन्वू पर, जो असेंबली में खड़ा है अपने हाई स्कूल में। तभी पीछे एक टीचर को चुल मचती है एंड इसके बाद हम लोंडो को पता है क्या होता है। एंड ऐसा ही कुछ करने के लिए वो टीचर जिन्वू के पास जाता है, क्योंकि जिन्वू ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक ग्लव्स पहना होता है। एंड वो टीचर अपनी हवस पूरी कर पाता, लेकिन उससे पहले वो जिन्वू की प्रेजेंस से डर जाता है एंड बाकी बच्चों से कहता है क्या हुआ, चिल्लाओ मत। एंड ऐसे करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्या, असेंबली से बचे तो क्लासरूम में बच्चे बुली करने लग जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्वू को उसका ग्लव्स खोलने के लिए कहते हैं, जो सुनकर जिन्वू खोल भी देता है। एंड ग्लव्स खुलते ही उन सारे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड वो कहते हैं कि जिन्वू तुम्हारा हाथ काफी वियर्ड दिख रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये स्कार्स जिन्वू को एंटारियस की फाइट में मिले थे, जो अभी तक हील नहीं हुए। और जिन्वू के ऐसे हाथ को देखकर वो स्टूडेंट्स कहते हैं जिन्वू हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गए, तुम्हें अपना ग्लव्स वापस से पहन लेना चाहिए। एंड इन सब चीजों के बाद जिन्वू सोचता है कि जिन्हो और उसे एक क्लब ज्वाइन करना चाहिए। एंड उसके दिमाग में आता है ट्रैक एंड फील्ड्स क्लब। तो मैं तुम्हें बता दूं, जिन्वू इस क्लब को ज्वाइन क्यों कर रहा है। इसकी मेन वजह है चाहिए, क्योंकि वो एक रनर है एंड जिन्वू उससे रीजनल चैंपियनशिप में मिलना चाहता है। जिस वजह से जिन्वू और जिन्हो चले जाते हैं कोच के पास, जहाँ कोच उन्हें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शामिल करने से मना कर देता है। ये बोलकर तुम्हें वो बंदा दिख रहा है, वो हमारे क्लब का सबसे स्लो रनर है, अगर तुम इससे फास्ट हुए तो हम तुम्हें क्लब में शामिल कर लेंगे। एंड मैं तुम्हें बता दूं, वो बंदा कोई स्लो रनर नहीं था, वो रीजनल में 3rd रैंक पर आया था। और ये बात जिन्हो और जिन्वू समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जिन्वू तो जिन्वू है, वो उन सभी से काफी तेज दौड़ रहा होता है एंड साथ ही वो अपनी मैजिक से जिन्हो को भी तेज रनिंग करवा रहा होता है। एंड ऐसे जिन्वू को ट्रैक पर दौड़ते हुए वो असेंबली वाला टीचर जिन्वू को देख लेता है एंड सोचता है शायद मैं इसे लेकर थोड़ा गलत था, ये काफी अच्छा बच्चा है।
उस टीचर के सामने बेरू आकर चिपक जाता है एंड उसे काफी डरा देता है, जिस वजह से वो टीचर बेहोश हो जाता है और बेरू का भी बदला पूरा हो जाता है। आखिर इस टीचर ने उसके किंग की डिसरिस्पेक्ट जो की थी एंड कुछ दिन बीत जाने के बाद हम वू जिन को स्कूल में आते हुए देखते हैं और वो जिनवू को एक एंट मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जिस पर जिनवू कहता है हाँ, और ये सुनते ही वू जिन खुश हो जाता है और जिनवू उसे बताता है ये बच्चों का कोई कार्टून कैरेक्टर है, जो सुनते ही वू जिन का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो जिनवू से कहते हैं ओके अब तुम जा सकते हो। तभी जिनवू उनसे वो ड्राइंग मांग लेता है एंड वू जिन भी उसे वो ड्राइंग दे देते हैं। पर वेट, वो जिनको किसने बताया कि एंट मॉन्स्टर और जिनवू का कोई कनेक्शन है? तुम्हें बेरू और टीचर का इंसिडेंट याद है? बेरू के डराने के बाद वो टीचर बार में पीने के लिए चला जाता है एंड जिस टेबल के पास से वो गुजरता है वहीं वू जिन और उसके दोस्त बैठे होते हैं, जहाँ वू जिन अपने दोस्त को वेयरहाउस वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते हैं, बट यहाँ वू जिन सही से उस एंट मॉन्स्टर को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ये बेवड़ा बड़बड़ाता है, उसका सर किसी एंट की तरह है और बॉडी इंसान जैसी। वो एक ह्यूमनॉइड है। और यही बात वू जिन भी सुन लेते हैं और कहते हैं अभी तुमने क्या कहा? जिस पर फर्स्ट टाइम तो वो टीचर कहता है सॉरी आज मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, बट वू जिन ठहरे डिटेक्टिव, वो ऐसे कैसे इस बेवड़े को छोड़ देते हैं एंड मे बी इसी के बाद वू जिन को इसने जिनवू के बारे में बताया होगा। तो वो ड्राइंग जिनवू को देने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वू जिन को एक आवाज आती है, डू यू ट्रस्ट मी? वू जिन कहते हैं यस। जिसके बाद उन्हें लॉस्ट टाइम की सारी मेमोरीज दिखाई जाती है। जिसके बाद वो ट्रैक फील्ड पे जाते हैं जहाँ जिनवू अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। वो उसे बुलाते और कहते हैं हंटर संग जिनवू। तो वू जिन को वो सारी मेमोरीज जिनवू ने ही दिखाई होती है। जिसके बाद वो दोनों कई सारी बातें करते हैं। वहीं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट रीजन के कंट्रोल रूम पर एक अननोन कॉल आता है। हेलो, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं इस डेजर्ट से गुजर रहा था। ओके, तो दिस इज इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर। तो क्या आप किसी तरीके के स्ट्रेस में हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कुछ नहीं, मैं आपको कॉल नहीं करता अगर मैं इस मुसीबत में फंसा नहीं होता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। आप किसी को यहाँ पर भेज सकती हो। सर, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। क्या आप मुझे ये सब दोबारा समझाएंगे? यहाँ कुछ टूट रहा है, मेरा मतलब यहाँ कई सारे क्रैक्स पड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे हैं डेजर्ट में एक बिल्डिंग टूट रही है? नहीं, आसमान में कई सारे क्रैक्स पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, अर्थ पर एक हमले की तैयारी हो रही है एंड इस बात से रूलर्स भी परेशान हैं और उन्होंने अपनी स्काई आर्मी को भी भेज दिया है। और ये बात रूलर्स का मैसेंजर जिनवू को बता रहा होता है। रूलर्स ने अपनी आर्मी तो भेज दी है बट वो लेट हो चुकी है एंड अब जो अर्थ को बचा सकता है वो तुम हो। जिसके बाद क्या हम जिनवू को उसी डेजर्ट में देखते हैं जहाँ वो रूलर अथॉरिटी की हेल्प से सोल्जर्स और उनके वेपन्स को वहाँ से हटा रहा होता है, ये कहते हुए कि ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें फील कर सकता हूँ, उनकी सांसों की आवाज अब काफी पास से आ रही है और अपने डेगर्स को बाहर निकाल लेता है। तभी हम आसमान में एक दाढ़ी वाले को देखते हैं एंड इसके साथ कई सारे और भी थे। अब ये फाइट आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये सारे दाढ़ी वाले विकर्स बींग्स हैं जिन्हें टाइटन्स के नाम से जाना जाता है एंड सच में ये काफी बड़े हैं। तभी टाइटन का लीडर जिनवू से कहता है क्या तुम अकेले ही हमें रोकने आए हो? जिस पर जिनवू कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, और अपने शेडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है लेट्स गो। टस्क अपने फायर अटैक से उन सारे टाइटन्स को जला रहा होता है। वहीं जिनवू के बाकी शेडो सोल्जर्स भी उन टाइटन्स को तोड़ रहे होते हैं एंड जिनवू तो अलग ही लेवल पर, वो एक ही डैगर के हिट से उन्हें चकनाचूर कर रहा था। तभी जिनवू टाइटन्स के लीडर पर हमला करता है, जिसे फर्स्ट टाइम तो वो टाइटन रोक देता है लेकिन सेकंड अटैक में उसकी भी बच जाती है। जिसके बाद हम उसी टाइटन को नॉर्मल साइज में देखते हैं एंड वो टाइटन हमें बताता है कि टाइटन के साइज कम करने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड इसी वजह से टाइटन सबसे बेस्ट वॉरियर है। और फिर वो टाइटन जिनवू से कहता है अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। यहाँ टाइटन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बेलियन उसकी गर्दन उड़ा देता है एंड इसके बाद वो सारे टाइटन्स मारे जाते हैं। जबकि यूएसए में एक ही बात चल रही होती है, आखिर ये बंदा है कौन? वहीं दूसरी तरफ आज रीजनल मैचेस है और हमारा आयरन भी वहाँ आया होता है। हाँ तुमने सही सुना है, जिनवू ने ग्रीड और आयरन को फिर से अपना शेडो सोल्जर नहीं बनाया है और इसकी वजह तुम आगे जान जाओगे। एंड इन्हीं ट्रैक्स पर उन दोनों की मुलाकात होती है, दोस्त नहीं दुश्मन की तरह, जिस वजह से आयरन जिनवू से कहता है जरा साइड में आओ, जिस पर जिनवू भी कहता है ओके चलो। जिसके बाद आयरन जिनवू का कॉलर पकड़ लेता है, जबकि बाकी के शेडो सोल्जर्स कह रहे होते हैं आयरन इज बैक। वहीं बेलियन कह रहा होता है मेरे किंग मैं इसे एजुकेट करूंगा और आज के बाद ये ऐसी गलती नहीं करेगा। जबकि जिनवू सोच रहा होता है अब ये मेरा शेडो सोल्जर नहीं है और न ही मैं इसे बनाना चाहता हूँ, मैं बस इसे एक नॉर्मल जिंदगी जीते देखना चाहता हूँ। तभी आयरन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं एंड वो कहता है क्यों, और अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने कपड़े फाड़ने लगता है और कहता है क्या यही वो प्यार है जो लोग कहते हैं? जिनवू सोचता है व्हाट द फक एंड उसकी सारी मेमोरीज मिटाकर वहाँ से चला जाता
है। एंड सारे मैचेस खत्म होने के बाद हम शाम को चाही को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपनी इंजरी को देखते हुए सोच रही होती है, मैंने आज का राउंड तो क्लियर कर दिया, क्या मैं आगे के राउंड्स इसी इंजरी के साथ क्लियर कर पाऊंगी? तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम इस इंजरी को छुपा कर दौड़ना चाहती हो? तभी चाही पीछे मुड़कर देखती है तो वो जिन्वू होता है। एंड वो कहती है, तुम वही हाई स्कूलर हो जिसने ट्रैक एंड फील्ड्स में पार्टिसिपेट किया है। जिस पर जिन्वू कहता है, अगर तुम इसी इंजरी के साथ दौड़ोगी तो तुम्हें सही होने में एक पूरा साल लग जाएगा, एंड बस तुम पूरे साल मनी पे करती रहोगी और उसके बाद भी तुम एक बकवास रनर अप बन जाओगी। एंड जब ऐसा होगा तो तुम्हें इसका रिग्रेट पूरी लाइफ रहेगा। एंड ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ये हो चुका है, एंड वो और कोई नहीं, लॉस्ट टाइम वाली हंटर चाही थी। जिसके बाद जिन्वू चाही के पास जाता है एंड उसकी इंजरी को हील कर देता है और कहता है, अब तुम दौड़ सकती हो बिना किसी रिग्रेट के। एंड वहाँ से जाने ही वाला होता है। चाही उससे कहती है, क्या हम पहले कभी मिले? जिस पर जिन्वू कहता है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे रनिंग में हराना होगा। जो चाही को पता था कि ये लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिन्वू ने अपने सारे मैचेस को जीता था। तभी जिन्वू उससे नेवर गिव अप का एटीट्यूड देता है कि कम से कम वो ट्राई तो करे। जिसके बाद हम जिन्वू के 6 सेट्स खत्म होने के बाद उसे एक रात रास्ते पर देखते हैं, जहाँ जिन्वू खड़ा होकर कहता है 3, 2, 1 हाय। और ये देखकर चाही चौंक जाती है और कहती है, मुझे लगा कि तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए रास्ते पे चलते हैं, जहाँ जिन्वू उससे कहता है कि मैं पढ़ने के लिए फॉरेन जाऊंगा, वैसे भी वहाँ कोई है जिससे मुझे मिलना है। जिस पर चाही कहती है, कोई लड़की? जिन्वू कहता है, कैसे पता? एंड ये बात सुनकर चाही अपना मुंह फुला लेती है और कहती है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? जिस पर जिन्वू कहता है, कौन सा? वही वाला जिसमें मैं अगर तुम्हें रनिंग में हरा दूं तो तुम मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तभी चाही जिन्वू से कहती है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम यहाँ से नहीं हिलोगे, और कहती है, जो सबसे पहले उस ट्री को छुएगा वो जीतेगा। एंड ऐसे जिन्वू फंस जाता है। जिस पर इग्रिस और टस्क कह रहे होते हैं कि आप हार चुके हो। वहीं बेरू कह रहा होता है, मेरे किंग आपको अभी दौड़ना होगा। जितने में चाही उस पेड़ को छू लेती है एंड चाही को लॉस्ट टाइम की सारी मेमोरीज याद आ जाती है एंड चाही जाकर सीधा जिन्वू से चिपक जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूलर्स का मैसेंजर और जिन्वू के पिता एक कैफे में बैठे होते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, जिन्वू के पिता को लॉस्ट टाइम की सारी मेमोरीज याद है एंड वो इसे भूलना चाहते हैं और अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। जिस वजह से वो रूलर के मैसेंजर से कहते हैं, जैसे ही तुम इस कैफे से बाहर जाओ तो मेरी लॉस्ट टाइम वाली मेमोरीज मिटा देना। जिसके बाद हम एंटारियस को देखते हैं, जो कहता है, मैं वो फर्स्ट मोनाज हूँ जिसने डार्कनेस से जन्म लिया है एंड सबसे स्ट्रॉन्ग, जिससे रूलर्स भी डरते हैं। आई एम द किंग, जिसकी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बुलाते हैं ड्रैगन एम्परर। एंड इसके बाद एंटारियस हमें एक अजीब सी चीज बताता है। एक दिन जब वो डायमेंशन क्रैक में अपनी तैयारी कर रहा था, तभी अचानक से कुछ होता है। वो किसी इंसान की बॉडी के अंदर होता है एंड वो इंसान और कोई नहीं, हमारा संग जिन्वू था, जिसकी शक्ल वो आईने में देखकर कहता है, जागो। ये किस इंसान का कमजोर चेहरा है। एंड फिर उसे पता चलता है ये संग जिन्वू की बॉडी है, जो साउथ कोरिया का ई रैंक हंटर है। इसके बाद एंटारियस जिन्वू की बॉडी देखकर कहता है, ये काफी वीक है, लेकिन फिर भी ये नेवर गिव अप का एटीट्यूड लेकर हंटर का काम करता है, जहाँ ये रोज लाइफ और डेड के साथ डील करता है, बस अपनी माँ के लिए। जिसके बाद एंटारियस जिन्वू के रूम में जाता है, तभी जिन्वू का फोन वहाँ बजने लगता है, जिसे एंटारियस उठाकर कहता है, कौन? तभी उस फोन में से एक लड़की की आवाज आती है, जो कहती है, जिन्वू तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक आए क्यों नहीं? एंड ये सुनकर एंटारियस का दिमाग खराब हो जाता है। ये लड़की मुझसे कह रही है कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। जिसके बाद एंटारियस अपनी पावर से उस लड़की की लोकेशन पता करता है और उसके पीछे जाकर कहता है, क्या मैं अभी भी लेट हूँ? जिस पर वो डरी हुई लड़की कहती है, नहीं। एंड इसके बाद एंटारियस गेट ओपनिंग साइड पर जाता है, जहाँ सब उसे देखकर खुश थे, क्योंकि वो जिन्वू की बॉडी में। एंड जिन्वू उस टाइम कितना फेमस था वो तुम्हें पता ही है। और फिर जिन्वू, मेरा मतलब उसकी बॉडी में एंटारियस, कॉफी वैन के पास जाता है, जहाँ वो कॉफी बनाने वाला बड़े ही प्यार से एंटारियस को कॉफी दे रहा होता है। तभी एंटारियस की सटकती है और वो छीन कर ले लेता है। अब तुम अंदाजा लगा ही सकते हो आगे एंटारियस डेंजर में क्या करने वाला है। वो जैसे ही अपनी टीम के साथ डेंजर में एंटर करता है, वो अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है एंड जो उस रेड को लीड कर रहा था उसे भी बेहोश कर देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा नया लीडर हूँ। जिसके बाद उन्हें कार्टनन टेम्पल का गेट दिखता है, जो एंटारियस खोल भी देता है एंड एक हंटर को जबरदस्ती पकड़कर उसमें फेंक देता है, बस ये देखने के लिए अंदर जो भी हो वो सामने आ जाए। जिसके बाद वो सब कार्टनन टेम्पल के अंदर चले जाते हैं एंड आर्किटेक्ट के स्टेचू पर लिखे रूल को पढ़ रहे होते हैं। तभी जूही एंटारियस यानी कि जिन्वू से कहती है, वो स्टेचू हंस रहा है। जिसके बाद उस स्टेचू की आंखों से लेजर बीम निकलती है एंड ये देखने के बाद एंटारियस का जानवर झाग जाता है। वो एक के बाद एक सारे स्टेचूज को तोड़ देता है एंड कार्टनन टेम्पल को लगभग बर्बादी कर चुका होता है। तभी आर्किटेक्ट उसके सामने आ जाता है और एंटारियस को गाली देने लगता है। जिसके बाद क्या, एंटारियस आर्किटेक्ट को भी ठिकाने लगा देता है और कहता है, यहाँ का असली किंग कोई और है। जिसके बाद हम एक बड़े से शेडो को देखते हैं एंड उससे लड़ने के लिए एंटारियस जाता है। तभी जिन्वू की नींद खुल जाती है। हाँ, ये एक सपना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चाही और जिन्वू की शादी हो चुकी है एंड उनका एक बेटा है जिसका नाम है संग सुहो, जो चलने से पहले उड़ने लगा था। एंड जब भी स्कूल में उसे अपने दोस्तों और फैमिली की ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता था तो वो कुछ ये बना था, क्योंकि सुहो ज्यादातर टाइम बेरू और बाकी शेडो सोल्जर के साथ गुजारता
घबराता था क्योंकि उसके पास भी शैडो मोनाज की पावर थी जो उसे विरासत में मिली थी। एंड अभी वो उतना बड़ा नहीं था कि वो इस पावर को कंट्रोल कर पाए, जिस वजह से वो पावर सुहो की बॉडी में से निकलती रहती थी, जिससे बच्चे सेंस करके सुहो से दूर रहने लगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि बच्चे कैसे सेंस करने लगे, तो इसका आंसर है कि बच्चे बहुत प्योर होते हैं एंड वो ऐसी चीजों को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। और इसी वजह से जिन्वू सुहो की पावर को सील करने का फैसला लेता है जब तक वो बड़ा होकर इसे कंट्रोल करना ना सीख जाए। एंड बेरू को बुलाकर जिन्वू उसे सुहो की ड्राइंग दिखाता है जिसमें सुहो ने बेरू और उसे बनाया होता है। एंड ये देखकर बेरू हमेशा की तरह इमोशनल हो जाता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं, सुहो को सबसे ज्यादा प्यारा बेरू लगता है एंड बेरू भी सुहो को काफी पसंद करता है, जिस वजह से जिन्वू उसे आखिरी बार सुहो को देखने के लिए कहता है। एंड इसके बाद जिन्वू सुहो की पावर को सील कर देता है एंड साथ ही बाकी की मेमोरीज मिटा देता है। जिसके बाद हम सीधा हाई स्कूल वाले सुहो को देखते हैं जो अपने क्लासरूम से जाने ही वाला होता है। उसके सामने गेट अपीयर होता है जिसमें सुहो चला भी जाता है, जहाँ उसे कई सारे वेपन्स दिखते हैं जिनके नीचे उनकी एट्रीब्यूट्स वाली विंडो भी होती है। और ये चीज सुहो को बिल्कुल किसी गेम की तरह लग रही होती है। एंड जैसे ही सुहो उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, वो गेट पहले ही गायब हो चुका होता है, जिस वजह से सुहो के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो आगे जाए। जिस वजह से वो वेपन के लिए गॉन्टलेट्स को चुनता है। जिसके बाद सुहो थोड़ा आगे जाता है तो उसे कई सारे स्टेचूज दिखते हैं। तभी उनमें से एक नाइट सुहो पर अटैक करता है, जिसे सुहो ब्लॉक करते हुए एक ही पंच में उस नाइट को मार देता है। जिसके बाद वहाँ और नाइट्स आ जाते हैं जिन्हें भी सुहो एक के बाद एक मार देता है। एंड वो जा पहुंचता है एक बड़े से दरवाजे के सामने, जिसे खोलते ही उसके सामने बैठा होता है इग्रिस, जिसे देखकर सुहो कहता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, जरूर ये बॉस है। उतने में इग्रिस सुहो को मार डालता है। बट तुम यहाँ टेंशन मत लो, सुहो वापस से आएगा इग्रिस से लड़ने। एंड वो फाइट सच में काफी डेंजरस थी जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। जब तक तुम जिन्वू के जलवे लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।